गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है जिसका क्या नाम है? नाभिक, अध्याय 13। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पुराने चैप्टर्स का? न्यूक्लियस रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं जी? बोलिए, आप बोलिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं मिताली? इधर ऋषिका। देखिए, नाभिक क्या होता है आप सभी ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों से, अल्फा प्रकीर्णन से क्या किया था? नाभिक की खोज किया था। आप सभी को पता होगा। नाभिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नाभिक में बात करने से पहले हम सबसे पहले नाभिक में उपस्थित दो चार्ज होते हैं। कौन कौन सा आप सभी को पता होगा? ठीक है, अगर ये कोई परमाणु है मान लीजिए, तो इसमें दो चार्ज होते हैं। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस, अगर हम आपको पेपर में ये याद रखिएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, इनका द्रव्यमान क्या होता है, ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा। याद है कि नहीं? चलिए बताइए, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ठीक है। तो और बताइए, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? हाँ, 1.6 वेरी गुड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या करें, याद रखा करें। इन सभी को आप लोग याद रख लीजिएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आ रहे समझ में? इलेक्ट्रॉन का मास याद है? चलिए देखिए, ठीक है, और अच्छे से याद करके रखिए। ठीक है, भूल जा रहे हैं हम। यहाँ पर आज देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, जो चैप्टर थ्योरिकल चैप्टर है आप सभी को पता होगा, उतना ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है एक दो ठो मैथमेटिक्स, थोड़ा वो लॉग बेस वाला है, तो समझिएगा। देखिए, आप जानते हैं नाभिकों का संगठन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी परमाणु के केंद्र में, जो हम यहाँ पे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। नहीं समझे न्यूक्लियॉन क्या है? अगर आप पूछे तो किसी परमाणु के केंद्र में, बोलो मेरे साथ, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों भाग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं या न्यूक्लियॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ? जैसे यहाँ पर एक परमाणु है ना, ये देख सकते हैं, ठीक है, इसके केंद्र भाग में इस प्रकार से है जी, क्या क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसे हम क्या कहेंगे? ठीक। तो नाभिक का आकार किस प्रकार का होता है? ये जो नाभिक होता है, जो केंद्र में जो नाभिक होते हैं, उस नाभिक का आकार क्या होता है, ये सबसे पहले हमें समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्या होता है नाभिक का आकार? चलिए देखिए, नाभिक एक्चुअल में आकार किस प्रकार का होता है, हम इस पर चलिए चर्चा करते हैं। नाभिक का आकार तो V प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू A क्या है? तो नाभिक का जो आकार है वो क्या होगा? उसके आयतन और न्यूक्लियॉन के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, उसके आयतन के वॉल्यूम। ठीक है जी, जो नाभिक का जो आकार है, आप सभी बुक तो लाए होंगे। ठीक है, इसमें जैसे हम अल्फा बीटा गामा किरणों को लाए हो ना बुक। चलो ठीक। तो नाभिक का आकार कैसा है? तो नाभिक का जो आकार होता है, ठीक है, ये क्या होता है? उसके आयतन और न्यूक्लियॉन के क्या होता है? एक दूसरे के वो समानुपाती होते हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? हम जानते हैं कि जो नाभिक को हम गोले के रूप में पढ़ते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है? बताइए। 4/3 पाई आर का क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, आ रहे समझ में? और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो 4/3 और पाई है, इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल टू की जगह एक नियतांक लेते हैं हम। ठीक है, जिसे हम R0 कहते हैं, और ये A।
ये जो हमें हमारे पास जो दिख रहा है ये क्या, इसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है। इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं दोनों पक्षों में क्या लेने पर, घन लेने पर। तो r इक्वल्स टू आर नॉट 1 क्यूब इंटू ए, ऐसे, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है, ठीक है, ये नाभिक का आकार होता है। आ रहा है समझ में आप सभी को? फिर से समझाऊं कि नहीं लगेगा? लगेगा। नाभिक का आकार क्या होता है, उसके आयतन और न्यूक्लियॉन के प्रोपोर्शनल टू होते हैं। हम जानते हैं, जो मान लीजिए हमारा परमाणु क्या है, गोले के रूप में है, तो उसको हम जानते हैं गोले का आयतन होता है, क्योंकि आयतन है 4/3 पाई आर का क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए। ये 4/3 और पाई एक नियतांक है, इसको हम हटा देते हैं या उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं, समझिए। तो आर क्यूब और इस प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है, जिसको हम आर नॉट कहते हैं यहाँ पे, और ये ए, ठीक है, ये उनकी त्रिज्या है। क्या है ये? त्रिज्या की बात हो रहा है, ठीक है जी। और बस दोनों पक्षों में क्यूब लेने पर, क्योंकि उधर भी क्यूब है, तो आ रहे समझ में। यहाँ पर जो मान लेते हैं, ये जो नाभिक का जो नाभिक का जो त्रिज्या होता है, ठीक है, जो नाभिक का क्या होता है, ये से नोट कर लेंगे आप लोग। जो नाभिक का जो त्रिज्या होता है वो 1 पॉइंट, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15, ठीक है। जो नाभिक का जो रेडियस होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर। लिख लिए? लिख दो क्या यहाँ पे? नहीं, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। जो परमाणु होता है, जो क्या होता है, परमाणु, और जो परमाणु का जो रेडियस होता है, परमाणु की जो त्रिज्या होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखेंगे। परमाणु का जो रेडियस होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसे नोट कर लिए हम, नोट कीजिए, कर लिए। देखिए यहाँ पर जो है, हम जो मुख्य रूप से जो पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविता, ठीक है। हमारा हेडिंग लगाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस आएंगे आपके, सबसे महत्वपूर्ण है। रेडियो एक्टिविता, रेडियो, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेक्यूरल। क्या नाम था? एक वैज्ञानिक थे बेक्यूरल, जिसने सबसे पहले रेडियो एक्टिविता के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? रेडियो एक्टिविता के बारे में। और उन्होंने यूरेनियम जैसे तत्वों के साथ प्रयोग करके बताया था, ठीक है, कि यूरेनियम जो तत्व होते हैं, क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, उसमें उस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसके बारे में बताने वाले कौन थे? सबसे पहले बताने वाले कौन थे? बेक्यूरल। याद रहेगा, किस तत्व को लेकर बनाए थे, आपसे पूछेंगे तो यूरेनियम, याद रहेगा, लिख सकते हैं आप लोग। रेडियो एक्टिविता के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेक्यूरल, जो यूरेनियम तत्व के साथ के बारे में बताया था, यूरेनियम के बारे में, ठीक है। आ रहे समझ में कि जो यूरेनियम होता है उसमें रेडियो एक्टिव का क्या होता है जी, गुण होता है। लेकिन अगर इस पर आप बात करें तो डिटेल स्टडी जो करने वाले जो साइंटिस्ट थे, पूरा डिटेल स्टडी करने वाले, ठीक है, उनका क्या नाम था, बताइए, बताओ पीछे बॉयज, उनका, हाँ बोले, उनका नाम था मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी। और इनके हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनके कार्य के कारण, ठीक है जी। आ रहा है समझ में? इनके बारे में हमने बचपन में पढ़ा था कि मैडम क्यूरी इतनी महान वैज्ञानिक होने के कारण भी अपने बच्चों के लिए समय निकालती थी, उन्हें स्कूल भेजती थी, उन्हें, मतलब उनके घर में, आपने स्टडी पढ़ा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पढ़े हो नहीं इनके बारे में कभी? नहीं पढ़े हो? अरे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हमने इनके बारे में पढ़ा था, 6 या 7th स्टैंडर्ड में थे हम, तो उसमें लिखा था
इंग्लिश में, ठीक है, कि जो मैडम क्यूरी थी, ठीक है, वो अपने बच्चों को क्या करती थी, खुद स्कूल छोड़ती थी, उनको रेडी करती थी, खाना बनाती थी उनके लिए, मतलब अपने बच्चों का बहुत केयर करते थे। हर माता पिता करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी महान वैज्ञानिक बिजी होने के कारण भी आजकल के माता पिता थोड़ा सा कुछ काम करते हैं माता जी, तो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं उतना, ठीक है, जाते हैं इसे कर ले बहू, नहीं, लेकिन वो अब बुक के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चों के लिए क्या करते थे वो, मतलब अपना स्वावलंबी बनाते थे, अपने बच्चों को सिखाती रहती थी और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा समय देती रहती थी मैडम क्यूरी, ठीक है। पीच ब्लेड उनका भी इन्होंने डिस्कवरी किया था, ठीक है, रेडियम को जिससे काटा जाता है, आ रहा है समझ में। तो इस प्रकार की एक महान वैज्ञानिक रही हैं मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, ठीक है। तो इन्होंने जो डिटेल स्टडी किया था वो इन्होंने रेडियम के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? रेडियम। इन्होंने किस तत्व में स्टडी किया? रेडियम। ये आप याद रखिएगा, रेडियम में इन्होंने क्या किया था? स्टडी किया था। बेक्यूरल ने किस पर किया था आपसे पूछेंगे तो, ठीक है, बोलिए। यूरेनियम, ठीक है। और मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने रेडियम पर। देखिए रेडियो एक्टिविटा होता क्या है तो सुनिएगा, रेडियम क्या है, ये जो रेडियम है उसके बारे में बता रहा हूँ। रेडियम प्रकाश के किरणों को, आपने रेडियम देखा है ना, नहीं देखे हो की जगह लगे रहते हैं, ठीक है। रेडियम प्रकाश के किरणों का स्वतः उत्सर्जन करता है और इस प्रकाश के किरणों का विकिरण क्या करता है के द्वारा स्वतः उत्सर्जन को रेडियो एक्टिविटा कहते हैं, ठीक है। मतलब रेडियो एक्टिविटा क्या है? प्रकाश का स्वतः ही उत्सर्जन होना ही क्या कहलाता है? वह रेडियो एक्टिविटा कहलाता है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? समझे जी? आगे हम इसके बारे में देख रहे हैं। इन्होंने एक स्टडी किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस प्रकार के चेम्बर में जो है एक प्लेट रखा, इधर इन्होंने कैथोड रख दिया, ठीक है, ये कैथोड है और इधर क्या है, ये सब 11th में आपने पढ़ा है परमाणु चैप्टर में, 1 2 2 चैप्टर में परमाणु में, ठीक है। और यहाँ पर एक तत्व था, ठीक है, रेडियम। तो आप जानते हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, आपने अभी पढ़ा, ठीक है। और हुआ क्या, देखिए ये ऋण प्लेट है और ये क्या है? धन प्लेट है। इससे स्वतः ही प्रकाश की किरणें क्या होने लगी? निकलने लगी। कुछ प्रकाश की किरणें इस ओर जाने लगी तो कुछ प्रकाश की किरणें इस ओर जाने लगी, तो कुछ प्रकाश की किरणें इस तरीके से न्यूट्रल हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश की किरणें, ठीक है, ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो प्रकाश की किरणें ऋण प्लेट की जा रहे हैं की ओर जा रहे हैं उन्हें हम अल्फा कण कहेंगे, क्या कहेंगे? और जो धन प्लेट की ओर जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बीटा। और जो न्यूट्रल हो जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गामा। आ रहे समझ में? इस प्रकार से उन्होंने इनका नाम दिया और उन्होंने कहा कि जो अल्फा कण होते हैं ये कैसे होते हैं? धनावेशी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। और ये जो बीटा होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणावेशी होते हैं। तभी तो धन की ओर जा रहे हैं ना, और ये पॉजिटिव है तभी तो ऋण की ओर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो अल्फा होते हैं क्या होते हैं? धनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, और जो बीटा होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताइए? कोई दिक्कत जी? समझे कि नहीं ऋषिका? समझ आया? यहाँ पर हम आगे देखते हैं। आप सभी को ये याद रखना जरूरी है कि अल्फा बीटा और गामा किरणें क्या है, तो इनकी आपको परिभाषा, आपको मतलब इनकी विशेषता आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप सभी के बुक में लिखा है कि अल्फा कण की विशेषता बताइए, इसके गुण बताइए, बीटा कण के गुण बताइए, इनकी विशेषता बताइए, गामा के बताइए, ठीक है। तो आपकी बुक्स में ये लिखे, इनको आप लिखेंगे। क्या लिखे है देखिए, अल्फा किरण के गुण, ये धनावेशित कण होते हैं, हमने अभी कहा था, ठीक है। ये सभी रेडियो एक्टिव यौगिक से निकलते हैं। ये देख लीजिए निकल रहे हैं, कहाँ से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव यौगिक से निकलते हैं। ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से विक्षेपित होते हैं। 4-5 लाइन याद करना, ये विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों से क्या होते हैं? विक्षेपित होते हैं। ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़िएगा। समझाना तो नहीं पड़ेगा इसको, समझ गए? बीटा किरणें क्या है? बीटा किरणों का, जो बीटा किरणें होते हैं ये विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है।
समझे बीटा के बारे में। और बीटा किरणें जो होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये जो बीटा होते हैं, बीटा किरणें, ये क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को और अधिक क्या करते हैं, प्रतिदीप्तशील पदार्थ से टकराकर प्रतिदीप्त उत्पन्न होते हैं। किसी प्रतिदीप्त पदार्थ से, चमकीले पदार्थ से जब ये टकराते हैं तो और ज़्यादा क्या होते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। और आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि ये गैसों को आयनित कर देती हैं। गैसों को क्या कर देते हैं, यह आयनित कर देते हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए। 4 से 5 लाइन लिखना, याद करके आइएगा, कल मैं पूछूंगा। ठीक है, गामा किरणों के बारे में लिखा है कि ये अनावेशित किरणें हैं। ये क्या होते हैं, गामा किरणें कैसी किरणें हैं, अनावेशित किरणें हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं ये विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित नहीं करते हैं। आ रहे समझ में। और हम क्या बताएं इसमें, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अन्य कणों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इनके बारे में आप लोग पढ़ के आ जाइएगा। ठीक है, समझ में आया। आपकी बुक्स में सब लिखे हुए हैं। आपको पूछे, क्या हुआ मिताली, आपसे अगर पूछे कि बताइए अल्फा कण क्या है, तो उसका डेफिनेशन, उसकी विशेषता, उसकी गुण, उसकी विशेषता है, परिभाषा है। ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो 2-3 लाइन। ठीक है, डेफिनेशन में, फिर उसकी विशेषता बता दीजिए आप। इजी है कि नहीं, बताइए, है कि नहीं, तो बोलो भाई इजी है सर करके, याद कर लोगे। ये जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, इसका क्षय होना क्या होता है, देखिए इसका क्षय, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, समझिएगा। ठीक है, टॉपिक है, लिखिए रेडियो एक्टिव क्षय नियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, इसे इंग्लिश में कहेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ठीक है, सभी को मिला। इसको आप सोडी फजन का विस्थापन नियम भी कह सकते हैं। अगर पेपर में उस प्रकार से आ गया तो आप वो नाम लिख लीजिएगा। कई लोग कहते हैं इसको सोडी फजन का विस्थापन नियम। ठीक है, आ रहा है समझ में। इन्होंने, वैज्ञानिक ने जो जो कथन दिया है उस कथन को आपको लिखना ही है, जैसा उसमें स्टेटमेंट दिया है। क्या लिखा है कि जो पदार्थ में उपस्थित, ठीक है, देखिए ध्यान सुनेंगे, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ध्यान सुनेंगे, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रति सेकेंड, बोलिए मेरे साथ, रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रति सेकेंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या, क्षय मतलब नष्ट होने वाले परमाणुओं की संख्या उस क्षण पदार्थ में उपस्थित, उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे, ठीक है, फिर से बोलिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रति सेकेंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रति सेकेंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के क्या होता है, वह समानुपाती होता है। ठीक है, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है। ठीक है, तो माइनस लगेगा dn और dt प्रोपोर्शनल टू इसके n। ठीक है, समझे यहाँ तक। dn क्या है, यहाँ पर dn क्या है जी, n क्या है, यहाँ पर परमाणुओं की संख्या है, और ये प्रति क्षण क्या हो रहा है, उस परमाणुओं की संख्या से यहाँ क्षय हो रहा है, और माइनस चिन्ह उसके नष्ट होने को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, समझे, समझे कि नहीं, कुछ पूछना है उसमें, आगे देखिए। नहीं पूछना है ना, कि पूछना है dn बाई, बोलिए कुछ पूछना है, dn बाई dt, इस प्रोपोर्शनल लो के साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा लेमडा। ठीक है, और ये n। ठीक है, आगे देखिए, माइनस dn, ये n इधर ले आइए आप, और ये dt इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ये लेमडा dt। ये जो माइनस है इसको भी आप इधर ही भेज दीजिए। ठीक है, ये n को जैसे आपने भेजा ना, dt को जैसे भेजे, तो माइनस को भी आप उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को, क्योंकि देखो वो क्या है, भाग से उधर गया है ना, तो गुणा में होगा ना, भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में होगा कि नहीं। आ रहा है समझ में फ्रेश,
आया कि नहीं, कि समझाऊं एक बार और। ये हमारा क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल टू हटा तो लैम्डा लगा, ठीक है। अब ये जो डी टी है, एक भाग में इधर जाएगा तो गुणा में होगा, तो ये साथ में माइनस को भी लेके चला गया, वो प्लस नहीं हो जाएगा, गुणा से भाग से जाएगा तो, ठीक है। अब दोनों हम क्या कर देंगे इसका, हम बताइए समाकलन कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको, हम समाकलन कर देते हैं, ठीक है। इसमें लॉग का बहुत यूज होगा, डी एन बाई एन, और ये माइनस लैम्डा डी टी। अब आप लोग को इस साइड में मैं एक दो फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, उसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, जो इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स बराबर होता है आपका, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये होगा आपका log x। क्या होगा, log x, ठीक है। आ रहे समझ में, ये मैथ वालों को पता होगा, क्यों जी, पता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, क्या होता है यहाँ log x, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, अभी बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो डी एन बाई एन, उसे हम क्या लिखते हैं, log x, और x की जगह क्या लिखेंगे आप, n। और ये माइनस जो है, ये माइनस लैम्डा बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया है, डी टी। आगे आप देखिए log, ठीक है। आगे देखिए log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, ठीक है। और डी टी ये हो जाएगा आपका t। आप एक फॉर्मूला जानते हैं वो भी, कि इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर क्या होता है, x होता है, पता है कि नहीं। कन्फ्यूजन है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अरे भूमिका, ये ऐसा होता है ना, ये डी एक्स बराबर एक्स, ऐसे याद है। तो वही तो बोला हूँ कि डी, मान लीजिए वहाँ पे डी टी है, मतलब डी एक्स है बराबर क्या होगा, वहाँ एक्स होता है। और जब भी इस प्रकार जब हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक समाकलन नियतांक लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। उसे हमें इस प्रकार से जोड़ देना है। ये क्या है, ये सी, ठीक है। ये एक निर्मित समाकलन होता है, ये सी है। एक क्या होता है, एक प्रकार का यह निर्मित समाकलन होता है। जब समाकलन हटाते हैं तो इसे जोड़ा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझे कि नहीं यहाँ तक, बताइए, तभी आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया। इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। देखिए, मान लीजिए वो जो क्षण है, जो टाइम है, वो टाइम t बराबर मान लेते हैं 0। मतलब अभी जो है, अभी परमाणुओं का, ठीक है, क्षय नहीं हो रहा है। अभी परमाणुओं का क्या नहीं हो रहा है, क्षय नहीं हो रहा है। तो ये तो परमाणु का क्षय है n, ये परमाणु का क्षय था ना, परमाणु की संख्या का नष्ट हो रहा था उस टाइम में। तो अभी नहीं हो रहा है, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, वह n नॉट हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रारंभिक अवस्था में है वो, अभी परमाणु की संख्या का विघटन नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, उसको इस समीकरण एक में पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा log, अब n की जगह क्या होगा, ये n नॉट होगा, बराबर, अब क्या होगा, ये t का वैल्यू 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया। t का वैल्यू 0 हुआ तो ये इसके साथ गुणा होगा, तो ये भी 0 होगा। और ये क्या बचा यहाँ पे, c, मतलब हमें c का मान पता चल गया, ठीक है। अब इस c के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में c के मान को रखने पर, अब रख देते हैं, इसमें रखेंगे log n बराबर माइनस लैम्डा t प्लस, अब c का मान क्या है यहाँ पे, log n नॉट। समझ में आया ये टू। अब ये log n नॉट इधर आएगा तो वो प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे, माइनस लैम्डा t। बोलिए किसी कोई दिक्कत। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, log a, मैथ वाले बताएंगे, log a माइनस log b क्या होता है, ठीक है, वो होता है log a बटे b, ठीक है। चलो, आपको हिंदी मीडियम वाले को याद है ये, आई थिंक आपने रॉकेट नोदन में पढ़ा है क्लास 11th में। बाबू मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। किसी विशेष क्षण पर रॉकेट का
वेग का ये फॉर्मूला है, उसमें ये सूत्र यूज होता है। समझ में आ रहा है? नहीं है सर। ठीक है, आपको तो रॉकेट नोजन का फार्मूला भी नहीं पता होगा। चलिए बोलिए आयुष कुमार, क्या होता है प्रणोद बल, क्या है? थ्रस्ट। इंग्लिश में नहीं बोला हूँ, हिंदी में क्या डेफिनेशन क्या है उसका? आपको बोल रहा हूँ फार्मूला ये होता है तो नहीं होता है बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों जी? रॉकेट का अगर आपको डेरिवेशन याद होगा तो फार्मूला आपने यूज़ किया। ठीक है, चलो अभी बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, अब मैथ वाले नहीं बताएंगे, वो बताएगा आयुष कुमार। नेपेरियन लॉ के बारे में बताना भी यूज होगा। चलिए आप पढ़े। चलिए देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए, और ये होगा एन नॉट, और होगा माइनस लेमडा टी। अब एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, यहाँ तक किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को पूछो। किट्टू बताइए, कठिन है क्या? चलो बोलो आयुष कुमार, लॉग ई बेस एक्स क्या होता है, पता है? हाँ, जो ई है उसके आप बोलिए जी। हाँ, लॉग ई एक्स 1 होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है क्या होता है, 1 होता है। और एक और हम वैल्यू देखते हैं, लॉग एक्स बराबर आप लिख सकते हैं 1/x होता है। नेपेरियन लॉग में हम चेंज करेंगे तो इसको हम वाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वाई। ठीक है, आ रहा है समझ में? और एक होता है x इक्वल टू ई वाई। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, पढ़े हो इसको? ठीक, और ये जो फॉर्मूला है इसे लॉग ई बेस ई बराबर क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम वहाँ पर ये जो वैल्यू है उस पर फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। ठीक है, कि ये लॉग एक्स, इसको हम लॉग मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वहाँ वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वहाँ वाई। ठीक है, मतलब हो जाएगा एन बाई एन नॉट। ठीक है, एन बाई एन नॉट बराबर माइनस लेमडा टी। अब आगे देखिए, एन बाई एन नॉट इक्वल टू माई अब ये देखिए, इसको आप एक्स मान लीजिए तो वो क्या होगा, ई बाई वाई होगा। उस वैल्यू को आप क्या मान लेते हैं, एक्स मानते हैं, तो ई बाई वाई होगा। माइनस मतलब क्या होगा, वह ई बराबर माइनस लेमडा टी। ई बराबर क्या होगा, माइनस लेमडा टी। समझे कि नहीं? ये यहाँ ये इस फॉर्मूले पर ये वाला यूज़ किए हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? और क्या यूज़ किए हैं? ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। ठीक है, आया समझ में? आप साइड में लिख लीजिएगा उस फॉर्मूले को। ठीक है, ये देखो लॉग एक्स को क्या लिखोगे, वाई नेपेरियन लॉग। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एन का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, एन बराबर एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। ये क्या है, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। कठिन है क्या बताइए? ये तो क्या है, ये क्या है, यह नाभिक का क्षय होने की दर है। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। अभी हम इसका हाफ लाइफ टाइम पढ़ेंगे, अर्धायु काल। आ रहा है समझ में? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अर्धायु काल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इजी है। कुछ पूछना है कहीं पर पूछें, मैं बताऊंगा रिपीट। अभी बनने के बाद पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ऋषिका, थोड़ा अजीब लग रहा है। बन रहा था तो इजी था। बताइए कहाँ पे बताना है? बोलिए, पूछो एक बार, चलो देखो पूछो, बताओ शुरू से एक बार। शुरू से बताना है किट्टू? देखिए ये तो डेफिनेशन से आ गया, हटा तो लेमडा लगा, माइनस भी ठीक है साथ में गया, डी टी इधर आ गया, समाकलन किए तो लॉग एन होता है वहाँ, और माइनस लेमडा डी टी, तो माइनस लेमडा बाहर चल दिया, डी टी बचा, डी टी को हम एक्स लिखते हैं, तो ये टी आ गया, एक्स की जगह टी लिखेंगे, प्लस और समाकलन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है सी। समीकरण 1 मान लेते हैं, जो उसका टाइम है अभी 0 है, और उसमें अभी जो क्रिया चालू नहीं हुआ है परमाणु क्षय होने का, तो एन नॉट होगा लॉग एन नॉट बराबर सी।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो log n है वो क्या होगा, log n नॉट होगा, और ये तो 0 हो गए, तो ये c। समीकरण 1 में मान रख दो फिर से, तो log n बराबर माइनस लेमडा टी, और c का मान ये है तो इसको हमने पुटअप कर दिया, ये इधर गया तो माइनस हो गया, माइनस लेमडा टी बचा। ये फॉर्मूला यहाँ से आया है ए बटे बी से। फिर ये वैल्यू हो गया log n बाई एन नॉट, को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x मान लें तो ये y हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब उस वैल्यू को लिखते हैं माइनस लेमडा टी। फिर इसको हम क्या करते हैं, माइनस लेमडा टी को इस फॉर्मूले में चेंज कर दिए, ई माइनस लेमडा टी। फिर इसके बाद एन का एन नॉट को इधर भाग में इधर गया तो गुणा में, ठीक है। और कुछ किया है क्या, इजी है, नोट करो। अब हम देखते हैं इसका अर्धायुकाल, क्या देखते हैं इसका अर्धायुकाल, ठीक है। ठीक है जी, ये उसी का पार्ट है, अगर आपको पूछे तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है, अर्ध आयु काल, ठीक है। तो अर्ध आयु काल क्या होता है, तो अर्ध आयु काल किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय होता है जिसमें परमाणुओं की संख्या अपने प्रारंभिक मान से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका अर्ध आयु काल कहते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया था, n बराबर n नॉट ई माइनस लेमडा टी, यही आया था। अब अर्धायु काल है तो मान लीजिए, ठीक है, वो जो t है वो अर्धायु काल में हम क्या मान लेते हैं, अर्धायु काल में आधा होगा, टाइम जो है हाफ हो जाएगा, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको अर्धायु काल में हम जो t है उसको क्या मान लेते हैं, ये मान ले रहे हैं कैपिटल T, ठीक है। और n को हम क्या मान ले रहे हैं, n को हम मान ले रहे हैं n नॉट बाई 2, क्योंकि n नॉट क्या है, अभी जो प्रारंभिक मान है उसकी क्या हो जाता है, उसका आधा हो जाता है, प्रारंभिक मान की क्या हो जाता है, आधा। तो देखिए ये प्रारंभिक मान तो n नॉट होता है ना, देखिए t अर्धायु काल में t बराबर हम क्या मान लिया, उसको कैपिटल T मान लिए, ठीक है। और n बराबर n नॉट बाई 2, मतलब ये जो परमाणुओं की संख्या उसके प्रारंभिक मान से क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो उसको n नॉट बाई हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा। समझ गए, समझे कि नहीं आप लोग, समझ गए किट्टू। तो इस वैल्यू को आप क्या करें, इसमें पुटअप करें तो वो होगा n नॉट बाई 2, और होगा ये n नॉट ई माइनस लेमडा टी, n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, होगा, तो क्या बचा e माइनस लेमडा टी बराबर 1/2, ये 2 इस प्रकार से, ये 1/2 बचा ना, दोनों साइड में लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग ई माइनस लेमडा टी बराबर लॉग 1/2। समझ गए, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, इस साइड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लॉग एम एन, बताइए क्या होता है लॉग एम एन, आप बताइए आयुष, बोलो आयुष क्या होता है, आयुष कुमार, नहीं पता, लॉग एम एन होता है एन लॉग एम, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी, और ये होगा लॉग ई बराबर ही होगा लॉग 1/2। अब अभी आपने देखा लॉग ई क्या हो जाता है, उस फॉर्मूले में इसके पहले हमने लिखा था लॉग ई क्या होता था, 1 होता था ना, लिखा था कि नहीं, होता है ना, लॉग ई बेस ई करके, यहाँ पे आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ई बेस करके, तो ये 1 होता है, क्या होता है वो 1, तो क्या बचा माइनस लेमडा टी बराबर लॉग 1/2। नहीं समझे इसको मैंने क्या कहा, ये जो लॉग ई बेस ई है ना, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया है, फॉर्मूला है वो, ठीक है जी, क्या है वो, फॉर्मूला है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, ये जो टाइम है ये क्या है, ये आधा है, ठीक है, तो ये कैपिटल टी होगा, क्या होगा ये कैपिटल टी, ठीक है। समय क्या है, या चीज लिखा हूँ, टी बराबर क्या है, टी है, टी बराबर क्या है, टी है, आ रहे समझ में, अर्धायु काल के लिए यही है ना।
चलिए ये टी को जो है आप कैपिटल टी लिख लीजिए भाई, ठीक है, अर्धायु काल के लिए, ठीक है, ये कैपिटल टी ना, अर्धायु काल। तो ये टी बराबर क्या होगा, ये माइनस लेमडा इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो माइनस लेमडा और ये लॉग 1/2, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है माइनस, ठीक है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस लॉग एक्स क्या होता है, कोई बता सकता है? माइनस लॉग एक्स, लॉग 1/x, लॉग 1/x। अब इसको माइनस लॉग 1/x पढ़ लीजिए आप, ध्यान समझेंगे ना, मैथ वाले तुरंत समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो ये माइनस अभी इधर है, मान लो माइनस लॉग 1/x को आप क्या लिख सकते हो, लॉग x लिख सकते हो कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं ना, समझ रहे मैंने क्या कहा? अभी माइनस उस साइड कर दो तो होगा कि नहीं, तो t बराबर 1/λ और ये हो जाएगा आपका log x, मतलब होगा log 2, समझे कि नहीं? अब जनरल लॉग में इसको क्या लिखते हैं, बोलिए, जनरल लॉग पता पढ़े हो? नहीं याद है? पढ़े हो गए लेकिन भूल गए होगे तो अलग बात है। क्या होता है जनरल लॉग में, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2.303 log 10⁻², ठीक है, याद आया? ठीक, जनरल बेस में इसको लिखेंगे, जनरल लॉग में 2.303 log 10⁻²। आ रहा है समझ में? ये इस तरीके से, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए टी बराबर, ये केमिस्ट्री में है, ये तो पता है, ये सब ये है केमिस्ट्री में, 1/λ और ये है आपका 2.303 मल्टीप्लाई log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.3010, हाँ 0.3010 होता है। क्या होता है? 0.3010, फिर टी इक्वल्स टू, इनका गुणा करोगे तो होगा 0.69 और ये लेमड़ा का लेमड़ा। ये इसके लिए अर्धायु काल के लिए छोटा सा सूत्र है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये टी को सुधार लीजिएगा ना, ठीक है, मैं उसको नहीं समझे, जनरल लिखते जा रहा था, ठीक है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आया समझ में? कठिन है? कठिन है तो बताइए, इतना इजी चीज़ बताइए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, समझ पाए कि नहीं? किसी को कुछ पूछना है? मेन फॉर्मूला यहाँ तक ख़त्म हो गया है, आप चाहें तो यहाँ तक ये यहाँ तक समझो, डेरिवेशन कंप्लीट है। जनरल लॉग में इधर चेंज किया हुआ है, बाकी डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। आया समझ में आप सभी को? आप लोग थोड़ा बुक से भी स्टडी किया कीजिए, जैसे आपकी बुक्स में देखिए क्या क्या लिखा है। जो 6 का नियम हमने देखा उसमें क्या लिखा है कि इसको एक बार पढ़िएगा, डीके कांस्टेंट क्या होता है, ऐसे करके यहाँ पे देखो लिखा है 6 नियतांक लैम्डा का मान अधिक होने पर क्षय होने की दर क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और यदि अर्धायु काल क्या हो, या टी बराबर अनंत होने पर n बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। अरे जी 6 नियतांक, जो 6 नियतांक है वो क्या होता है, हमेशा याद रखना। 6 नियतांक डेफिनेशन याद रखिएगा, 6 नियतांक वह व्युत्क्रम होता है। 6 नियतांक क्या है, ये नियतांक में देख लीजिए 1/λ है ना, इसके पहले जो आप पढ़े थे 6 नियतांक लैम्डा को ही कहते हैं ना। तो जो 6 नियतांक जो होता है वो क्या होता है, वह व्युत्क्रम, 6 नियतांक का व्युत्क्रम वह समय होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन सक्रिय परमाणुओं की संख्या मूल मान की 36.8 गुना या 1/e गुना रह जाती है। इसका मात्रक प्रति सेकंड होता है, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये पूरा केमिस्ट्री है ये तो। चलो कल आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ तक आज नोट कर लीजिए, ठीक है।